उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि अगर कोई आलोचक जब एक भक्त हृदय का नहीं होगा तो वह सूर, तुलसी या मीरा के काव्य की आलोचना कहाँ कर पाएगा। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर आलोचक प्रेमी हृदय का नहीं होगा तो वह घनानंद की आलोचना किस स्तर पर कर सकेगा। इसलिए कहा जाता है कि सहृदयता के अभाव में आलोचक रसानुभूति की सम्यक व्याख्या करने में असमर्थ रहेगा। हम यहाँ यूँ भी कह सकते हैं कि आलोचक कवि या लेखक का मित्र होता है। वह दोषों को ढूंढता है, पर ध्यान रहे वह कभी निकालने के उद्देश्य से नहीं बल्कि भव्य तथा प्रांजल साहित्य का निर्माण हो सके, इस हेतु वह अपना यह दायित्व निभाता है। जैसा कि मैंने पूर्व भी कहा है कि आलोचक का निष्पक्षता का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि समीक्षक को सबसे पहले अपने पूर्वाग्रहों का परित्याग करना चाहिए, फिर पूर्णतः निस्संग भाव से समीक्षा करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो समीक्षा में अनावश्यक निंदा और अनपेक्षित प्रशंसा दोनों ही अशोभनीय हैं। भावना के प्रवाह में किसी की प्रशंसा करना अथवा ईर्ष्या द्वेष के कारण छिद्रान्वेषण करना आलोचक का भयंकर दोष माना जाता है। इस संबंध में साहित्य के आधार स्तंभ माने जाने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मित्रता के कारण किसी की पुस्तक की अनुचित प्रशंसा करना विज्ञापन देने के सिवाय और कुछ नहीं। ईर्ष्या, द्वेष अथवा शत्रु भाव के वशीभूत होकर किसी की कृति में अमूलक दोषोद्भावना करना उससे भी बुरा काम है। एक अच्छे आलोचक में सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि उसमें आलोच्य विषय का विस्तृत ज्ञान होना परमावश्यक है। जब तक आलोचक का लोकशास्त्र तथा आलोच्य विषय का व्यापक और गंभीर ज्ञान नहीं होगा तब तक वह कृति विशेष की उपलब्धियों, गुण दोषों आदि की सूक्ष्म व्याख्या करने में समर्थ नहीं होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि आलोचक को केवल साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों का ही नहीं बल्कि समाजशास्त्र, काव्यशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास आदि शास्त्रों का ज्ञान भी अत्यावश्यक है। साथ ही लोक जीवन का सूक्ष्म पर्यवेक्षण भी। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि लोक तथा शास्त्र का विशाल ज्ञान ही आलोचक को उससे विस्तृत मस्तिष्क, अनुभवी तथा निपुण बनाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आवश्यक ही है कि आलोचक का लोक जीवन का सूक्ष्म पर्यवेक्षण, शास्त्र तथा काव्य परंपराओं का ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए ताकि आलोचना सटीक हो सके। ऐसा भी माना जाता है कि आलोचक में सहज प्रतिया का गुण होना आवश्यक है, क्योंकि काव्य और शास्त्र के प्रागण अध्ययन से उत्पन्न पांडित्य के होने पर भी नैसर्गिक प्रतिभा के अभाव में आलोचक अपने कार्य में सफल नहीं होता। सहज प्रतिभा की उपस्थिति में ही आलोचक अपनी व्याख्या अथवा निर्णयों को सशक्त, सतर्क का प्रभाव उत्पादक बना सकता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल प्रतिभा के बल पर ही वह सुयोग्य पंडितों की अपेक्षा अपनी व्याख्या अथवा निर्णय को अधिक युक्तिसंगत बना सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने विचारों तथा हृदय पर पड़े प्रभावों की कुशल अभिव्यंजना भी आलोचना का एक वांछनीय गुण है। यदि कोई आलोचक अपने भावों और विचारों की संयत तथा मार्मिक अभिव्यक्ति करने में सफल नहीं होता है तो उसकी आलोचना की सफलता की आशाएं काफी कम होती हैं।